स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। इस सेशन में दोस्तों हम PIB का वीकली एनालिसिस करते हैं और इस सेशन के अंदर में हम सेकेंड वीक PIB जुलाई का सेकेंड वीक का एनालिसिस कर रहे हैं। और वैसे तो देखा जाए इस सेकेंड वीक के अंदर में PIB में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं रहे, बहुत लिमिटेड और कम आर्टिकल रहे, तो ये बहुत शॉर्ट सेशन रहने वाला है क्योंकि ज़्यादा आर्टिकल नहीं थे इस वीक के अंदर में। फिर थर्ड और फिर फोर्थ वीक कल तक आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप आप सभी इन सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये आज शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 1 अगस्त से जो हमारा थर्ड बैच है दोस्तों, ये लाइव फाउंडेशन बैच स्टडी IQ का, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। मैं बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप मार्केट के अंदर में कहीं पर भी कोचिंग लेने जाते हैं तो उस कोचिंग की ऑलमोस्ट फीस जो है वो 2 लाख के आसपास होती है और आपको मात्र 18,999 रुपए में प्रीलिम्स और मेंस का GS पूरा मिल जाता है। आपको प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाती है, आपको पूरे 1 साल के लिए मेंटोरशिप भी मिल जाती है, आपको 1 साल के लिए क्या मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प मिल जाती है, आपको CSET मिल जाता है, सब कुछ मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स का आपको वीडियो का प्रोग्राम मिल जाता है, करंट अफेयर की PDF मिल जाती है। तो आपको इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और ये अभी आपको मात्र 18,999 में मिल जाएगा। और दूसरी बात, ये लाइव बैच है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर में क्लासेस रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड की जाएंगी, नहीं, लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। शाम को 6 बजे इसकी क्लास होगी। तो अभी भी आपके पास में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपकी PRT लाइव कोड यूज करिए और आप इस कोर्स के अंदर में क्या करिए दोस्तों, एनरोल कर लीजिए। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, शाम को 6 बजे इसकी क्लास हुआ करेगी, 1 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। तो आप इसको अभी आज इसी वक्त क्या करिए, ज्वाइन करिए, जिससे आपकी तैयारी क्या होगी, एक अलग लेवल पर जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़े। और अभी इस एक और चीज बता दूं, इसका जो PDF है आपको कहाँ मिलेगा, प्रशांत तिवारी PDF नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मेरे साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी से रिलेटेड है, राय जी से रिलेटेड है। केमिस्ट्री, और पहली अगर केमिस्ट्री की इंडस्ट्री अगर किसी ने लगाई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, तो उनके लिए इन्हीं को श्रेय दिया जाता है, प्रफुल्ल चंद्र जी को। और तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज याद रखिएगा एग्जाम के अंदर। और PIB में अगर जिक्र हो जाता है तो आप सभी जानते हैं UPSC के अंदर में पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी, किसके ऊपर में, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जी के ऊपर में करी जाएगी। कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और विजनान भारती, जिसको हम विभा भी बोलते हैं, वो 161वीं 161st बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। और ये कॉन्फ्रेंस कब होगा, 2 और 3 अगस्त को होगा। प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रफुल्ल चंद्र राय जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ 1861 में हुआ था दोस्तों, और स्वर्गवास 1944 में हुआ। इनको भारत का इंडियन केमिस्ट्री, मतलब फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इनको एक और चीज कहा जाता है कि ये मॉडर्न इंडियन के जो सबसे बेस्ट केमिस्ट हैं उनमें से एक हैं। और इन्होंने बंगाल के अंदर में केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री थी उसको स्टैब्लिश किया, उस कंपनी को स्टैब्लिश किया था इन्होंने। फार्मास्यूटिकल जो फर्स्ट भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसको एस्टेब्लिश किया, प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या कि सिविल सोसाइटी के अंदर में लोगों की भलाई के लिए पैसे का दान पुण्य करना, अच्छे कॉज के लिए लगाना, उसके अंदर में भी रहे। इनको नाइटहुड भी मिला 1919 के अंदर में ब्रिटिश के द्वारा। प्लीज ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए। इन्होंने मर्क्यूरियस नाइट्राइड की खोज करी 1896 के अंदर में। और इस खोज, ये स्टेबल जो कंपाउंड था, इसके बाद में बहुत सारे मेटल नाइट्राइड्स हो गया, अमोनिया नाइट्राइड्स हो गया, हाइपोनाइट्राइड्स हो गया, ऑर्गेनिक अमाइंस हो गए, इनके ऊपर में इस प्रोडक्ट मर्क्यूरियस नाइट्राइड के बेसिस पर क्या हुए, बहुत सारे रिसर्च हुई। इवन इन्होंने ये भी प्रूव किया कि अमोनिया जो है वो, अमोनिया नाइट्राइड जो है वो स्टेबल है। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। और एक चीज और यहां पर आपको याद रखनी है कि इनको क्या है, इन्होंने एक प्राइज भी एस्टेब्लिश किया था। उस प्राइज का नाम क्या है, नागार्जुना प्राइज।
ठीक है, प्लीज याद रखिएगा कि जो बेस्ट वर्क इन केमिस्ट्री दिया जाएगा उसके लिए इन्होंने स्टैब्लिश किया था, ये इन्होंने हेल्प करी थी किसमें, नागार्जुन प्राइज के अंदर। अब इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी होंगी, तो ये किताबें हैं कुछ जैसे अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द मिडल 16th सेंचुरी, ये प्लीज याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई है। सरल प्राणी विज्ञान, जिसको हम सिंपल साइंस भी बोलते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा। लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ बंगाली केमिस्ट्री, ये भी इन्हीं के द्वारा। तो ये प्लीज, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि पीआईबी में अगर किसी पर्सनैलिटी का डायरेक्ट जिक्र है तो क्या है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलें अगले टॉपिक के ऊपर में। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, बिहार की विधानसभा, तो भाई ऐसी क्या खास बात है, विधानसभा तो हर स्टेट की है, तो बिहार के क्यों, बिहार के दरअसल 100 साल पूरे हो चुके इस विधानसभा के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आजादी से पहले जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा आजाद हुआ, मतलब आजाद कह रहे हैं, मतलब उसका जब डिवीजन हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ, बिहार की असेंबली बनी, लेजिस्लेटिव असेंबली। और कब 1921 के अंदर फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तो इसको 100 साल हो गए। और इस 100 साल के सेलिब्रेशन के अंदर में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वहां पर क्या गए, स्पीच देने गए, भाषण देने गए, इसलिए क्या हो जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पीएम मोदी जी ने क्या किया, एड्रेस किया है अभी क्लोजिंग सेरेमनी को, जो सेनेट यानी कि 100 वर्ष का सेलिब्रेशन मनाया गया किसका, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली से, जिसको बिहार विधानसभा ही बोला जाता है। तो वैसे देखा जाए आजादी के बाद में 1947 की आजादी के बाद में फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे, आप सभी जानते हैं 1952 के अंदर में। तो प्लीज याद रखा, स्टेट वियर द फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है, 1952। इसको बिहार और उड़ीसा को फुल स्टेटहुड मिला था। पहले क्या था, बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। तो 1919 का जो एक्ट आया, उसके बाद में क्या हुआ, ये डिवाइड हो गए, बिहार और उड़ीसा अलग अलग स्टेट बन गए। और उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर अपने क्या हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। तो उसकी पहली मीटिंग कब हुई, 1921 के अंदर में हुई थी। इसी कारण से 100 ईयर में, प्लीज याद रखिएगा। और आजादी के बाद में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो 1952 के अंदर में पहली मीटिंग हुई इस लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मोदी जी गए थे तो वहां पर कुछ चीजें हो जाती हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभार क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, तो आपके लिए है। ठीक है, अगला जो है समिट ऑफ I2U2 लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। I2U2 का मतलब क्या, इसको वेस्ट एशिया का क्वाड भी बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है, क्वाड बोला जा रहा है, वेस्ट एशिया का क्वाड भी बोला जा रहा है। तो एक्चुअल में क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग है, जो 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग होती है, जिसके अंदर हम जापान का जिक्र करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और यूएस है। ऐसी 4 कंट्री को मिलाकर वेस्ट एशिया के अंदर में ग्रुपिंग बनाई गई, जिसको हम I2U2 के नाम से जान रहे हैं। I2 का मतलब क्या, इजराइल और इंडिया, U2 से क्या हो गया, UAE और यूएसए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अभी इसकी क्या हुई है, समिट हुई है, इसकी मीटिंग हुई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि, एक कहानी अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वेस्ट एशिया हमेशा से ऑयल, इन सब चीजों के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब चीजों के लिए क्या रहा है, यूएस के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। और इस रीजन के अंदर में हमेशा एक यूएस जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, हमेशा आर्म्स एम्युनिशन जो सप्लाई करता रहा, वो क्या करता रहा, यहां पर हमेशा यूएस भेजता रहा। और आप सभी ये भी जानते होंगे कि अरब और इजराइल के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। लेकिन अब ये जो वेस्ट एशिया है, यहां पर ये अपने आप की अपनी जो प्रेजेंस है वो यूएसए से हटकर भी देखने की कोशिश कर रहा है। ये यूक्रेन और रशिया की वॉर के बाद में समझ रहा है कि अब इनकी जो इस रीजन की जो सिक्योरिटी है ये इन्हीं की जिम्मेदारी है। यूएसए इतना लंबा रोल यहां पर प्ले नहीं कर पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान से जब यूएसए ने अपने आप को विड्रॉ किया तो काफी ज्यादा क्वेश्चन उठे कि वेस्ट एशिया के अंदर में या मिडिल ईस्ट के अंदर में अब क्या पॉलिसी रहने वाली है यूएस की। तो यहां से एक चीज निकल कर आई, इसीलिए आपको पता होगा कि इजराइल और क्या नाम है आपके यूएई के बीच में अब्राहम अकॉर्ड नाम की एक समझौता होता है, जिससे बहुत पुराने जो डिस्प्यूट थे उनको सॉल्व किया गया। इवन कई सारी कंट्रीज, जैसे ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने, लेकिन फिर भी ये कई सारी कंट्रीज ईरान के साथ क्या कर रही हैं, डील कर रही हैं, बात कर रही हैं, नेगोशिएशन कर रही हैं। इससे पता चलता है कि यूएसए से हटकर भी ये रीजन अपने आप को अलग से देखने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर यूएसए अपनी प्रेजेंस को दोबारा से इंक्रीज करना चाह रहा है। के पीछे एक और रीजन है कि इस यूएसए के वॉइड क्रिएट होने के बाद में इस रीजन के अंदर में चाइना और रशिया, ये दोनों भी अपने प्रेजेंस को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काफी सारे डील्स और ये सब कर रहे हैं। तो वहां पर वो अपने प्रेजेंस को दोबारा बनाए रखने के लिए यूएसए ने इस चीज को इनिशिएटिव लिया है, I2U2, प्लीज याद रखिएगा। तो इसके अंदर वर्चुअल समिट हुआ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर बाइडेन साहब, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे यार लैपिड जी, यूएई के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बिन जायद जी, ये सभी ने इसके अंदर में क्या भाग लिया। और ये फर्स्ट मीटिंग थी। आई किसके लिए, इंडिया और इजराइल के लिए, यू किसके लिए, यूएई उसके लिए। ठीक है, क्लियर करिए। और 2021 में इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया
कि ऐसा करके कुछ बनाया जा सकता है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉजिटिव एजेंडा लेकर आता है इस रीजन के अंदर में सिक्योरिटी के लिए, कोऑपरेशन के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी चीजों के लिए। जैसे 6 की एरियाज की बात की गई है, जैसे वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी। अब आप खुद सोचिए ये 6 एनर्जी क्या मतलब क्या 6 स्फीयर के अंदर में अगर कोऑपरेशन होगा तो इंडिया के लिए भी यहां पर कई सारे इन्वेस्टमेंट, कई सारी चीजें, जैसे फूड पार्क बनाने की बात की तो कहा गया, इंडिया ने कहा कि भैया हमारे यहां पर बनाइए, हमारे देश में हम आपको लैंड प्रोवाइड कराने के लिए क्या है, राजी हैं। तो यानी कि क्या है, इससे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, यहां पर ग्रो होगी, प्लस में इंडिया के जो क्लोज रिलेशन है इस रीजन के साथ में वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, और यूएस की जो प्रेजेंस है वो भी यहां पर क्या रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, क्लियर है। यहां पर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है जो गुजरात में लगाया जा रहा है उसको एडवांस करने की बात की जा रही है, यानी कि सारी की सारी चीजें के ऊपर में क्या है, I2U2 क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा। अगला जो है वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व की जो सबसे 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं 2022 के अंदर में, उसके अंदर में किसका जिक्र आया है दोस्तों, भारत की भी एक सिटी का जिक्र आया है, इसलिए उसका क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका आया। तो अहमदाबाद को इस लिस्ट के अंदर में रखा गया है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। किसकी मैगजीन के अंदर में, टाइम्स मैगजीन अपने हर साल एक लिस्ट निकालती है जहां पर टॉप जो सिटीज है या टॉप प्लेसेस है उनका जिक्र करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर में अहमदाबाद का भी क्या हुआ, इंक्लूजन हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रिसेंटली रिलीज्ड जो 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं 2022 के, उस मैगजीन का किसने, पहली बात तो किसने निकाला, ये आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उस मैगजीन के अंदर में कौन सी, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सी सिटी भारत की क्या है, उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, अहमदाबाद को उसके अंदर में इंक्लूड किया है। ठीक है, क्लियर है, वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस बाय टाइम्स मैगजीन। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे बढ़े फटाफट से। अगला जो है दोस्तों जागृति, तो जागृति पोर्टल मतलब जागृति ये मैस्कॉट है, ये देख लीजिए इधर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो जागृति मैस्कॉट क्या है, यानी कि अवेयरनेस करना, जागृति का मतलब यही अवेयरनेस। तो ये किस चीज के लिए, कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए इस चीज को, मैस्कॉट को रिलीज किया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया जागृति, एक मैस्कॉट को लॉन्च किया इस चीज के लिए कि वो कैसे अवेयरनेस को क्या किया जाए, और या फिर कंज्यूमर राइट्स को कैसे क्या किया जाए, प्रोपोगेट किया जाए, लोगों को कैसे उसके बारे में अवेयर किया जाए, उसके लिए इस चीज को क्या किया गया, शुरू किया गया। तो जागृति मैस्कॉट क्या होगा, एक एम्पावर्ड कंज्यूमर की तरह इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा जो अवेयरनेस फैलाएंगे। अब आपको पता है कि भारत के अंदर में कई सारे, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया, हॉलमार्किंग हो गया, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन हो गया 1915 जिसको बोला जाता है, ये सारी जगह पर क्या किया जाएगा, जागृति मैस्कॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, हर जगह पर इसको किया जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल है जागो ग्राहक जागो जो कैंपेन है उसके अंदर में भी जागृति ये जो मैस्कॉट रहेगा उसकी प्रेजेंस यहां पर रहेगी। तो ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जरूर याद रखिएगा 1915 कंज्यूमर हेल्पलाइन जो नंबर है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अभी रिसेंटली सर्विस टैक्स से रिलेटेड जब आर्टिकल न्यूज में थे तभी जाके ये क्या है, पीआईबी में भी इसका क्या हुआ, जिक्र हुआ, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि क्या हुआ, ये देखा गया कि कई सारे रेस्टोरेंट क्या कर रहे हैं, सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सर्विस चार्ज को पे करना मैंडेटरी नहीं है, और अगर कोई आपसे सर्विस चार्ज ले रहा है, बिल में ऑटोमेटिकली लगा रहा है, तो आप क्या करिए, उसके इस नंबर पे कंप्लेंट करिए, उसके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। तो इस कारण से पूरा का पूरा बैकग्राउंड भी आपको समझाने की मैं साथ में कोशिश करता रहता हूं। अगला जो है टेली लॉ सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, वंचित लोगों तक पहुंच। दरअसल भारत के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानून के लेवल पर या कानून से कैसे उनका इंटरेक्शन हो उस बारे में छोड़िए, आप नॉर्मल जो दिनचर्या की जो पढ़ाई लिखाई है, जो लिटरेसी रेट है, वो भी उनके पास में अवेलेबल नहीं रहती है। दूसरा यहां पर यह भी चीज समझनी पड़ेगी, कानून के पास में जाना या कानून के साथ में कोई भी चीज में इंटरफेयर करना या वहां पर इंटरेक्शन करना, ये थोड़ा सा एक डर और भय का भी माहौल रहता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज दोस्तों ये भी समझिएगा कि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इन सब चीजों की, लॉयर को हायर करना, सजेशन लेना, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा हायर रहती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज देखिएगी कि कानून के प्रति अलग एक माहौल है, और प्लस में इन सब कारणों के कारण में जो उस क्षेत्र में यानी कि उस एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनके पास में बेसिक जो जस्टिस वाली जो हमारा बहुत मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे डीपीएसपी में भी लिखा है कि हर किसी के पास में क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर किसी को क्या करे, वहां पर ये सर्विसेज पहुंचाए, उसका क्या होता है, वहां पर ये चीजें नहीं पहुंच पाती।
तो उसके लिए टेली लॉ सर्विसेज ये शुरू की गई हैं कि कैसे वंचित लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो थोड़ा सा बैकवर्ड है, जो वल्नरेबल हैं, जो बहुत सारे कारणों के कारण में मिला जुला कर क्या है, जस्टिस सिस्टम का, जुडिशियल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनका उपयोग नहीं कर पाते, तो उनकी कैसे हेल्प की जाए, उसके लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था। तो प्लीज याद रखिएगा, अभी ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज की मीटिंग हुई है जयपुर के अंदर में। तो ये टेली लॉ सर्विस को कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था। तो इसके अंदर में क्या होगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से हुआ था। ये ए इंटरफेस है, मान के चलिए हर एक, मतलब आप समझिए कि कॉमन सर्विस सेंटर होता है हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, हर एरिया के अंदर में कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पर आप जाइए सारी की सारी सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मान के चलिए किसी को कोई लीगल एडवाइस लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वहां पर क्या होंगे, आपके पास में पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं। तो पैरा लीगल वॉलंटियर्स क्या करेंगे, उन ग्रामीण जनता के या किसी भी को क्या करेंगे, कनेक्ट करवाएंगे किसके साथ में, जो इम्पैनल्ड, जो लॉयर इम्पैनल्ड है, उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या कराएंगे, कनेक्ट करवाएंगे। तो प्लीज याद रखिएगा, अगर किसी को कोई लीगल एडवाइस लेनी है, कोई नीडी है, कोई मार्जिनलाइज्ड है, जिसके खिलाफ में कोई शोषण हुआ है, तो वो अगर लेना चाहता है तो वो क्या करे, वहां पर जाएं, वहां पर पैरा लीगल सर्विस वॉलंटियर होते हैं, जो पैरा लीगल वॉलंटियर होते हैं, वो क्या होंगे, पैनल लॉयर के साथ में क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाएंगे। कहां पर? कॉमन सर्विस सेंटर पर, पंचायत के अंदर में। और इससे क्या होगा, इससे एम्पावरमेंट मिलेगा किसको, पिछड़े लोगों को, दबे हुए लोगों को, जो अपनी आवाज को आगे नहीं बढ़ा सकते, जो बहुत सारे कॉन्स्टेंट के कारण में क्या है, लीगल सिस्टम के अंदर में, जुडिशियल सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो उसके अंदर में क्या करेगा, सभी को न्याय मिले, न्याय, जस्टिस होना चाहिए, उसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेली लॉ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैरा लीगल वॉलंटियर्स वो क्या है, स्टेशन टू एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कॉमन पीपल एंड टेली सर्विसेज, ठीक है, क्लियर है। अब टेली लॉ का एक्सेस कहां से मिल सकता है, एप्लीकेशन के थ्रू, चाहे एंड्रॉइड पर हो, चाहे आपके iOS के ऊपर में हो। ये 2021 में लॉन्च कर दिया गया था, 22 भाषाएं इसमें अवेलेबल हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे सिटीजन्स को, या जो कंसर्न, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसको कैसे जस्टिस मिले, कैसे वो जुडिशियल सिस्टम के अंदर में अपने आप को एनरोल कर सके, वहां पर जस्टिस की मांग कर सके, उस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें हैं यहां पर हुआ। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इन सब ने मिलकर एमओयू साइन किया, जिसके अंदर में क्या किया गया, ये कहा गया 700 से ज्यादा लॉयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेली लॉ सर्विसेज के लिए। टेली लॉ सर्विसेज, टेली का समझ गया आप, ऑनलाइन इन कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन या इन सब चीजों के द्वारा किसी को लॉ से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराना। सिग्निफिकेंस क्या क्या होंगे, ये क्या होगा, इसने जो लीगल सर्विसेज हैं उसको आउटरीच जो है उसके एक्सपेंड कर दिया। मान के चलिए पहले आपको कोर्ट में आना, परिसर में आना, लॉयर के पास जाना, उसके लिए भी हेजिटेंसी बहुत ज्यादा रहती थी। तो ये क्या हुआ, अगर आपने ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड कर दी हैं तो आपका जो बेस है, जो रीच है, वो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। तो पहला तो इसका बेनिफिट ये हुआ है, ठीक है। जस्ट 5 ईयर्स के अंदर में ये सारी की सारी चीजें होगी। इसने एक और चीज क्या है, जो एक्सेस टू जस्टिस की हम बात करते हैं, वो लार्जेस्ट सेक्शन को पहुंचाने की बात करिए। क्योंकि देखिए एक और चीज समझिए, हमारे यहां पर जो आर्टिकल 39 कैपिटल ए है, ये किसके अंदर में है, डीपीएसपी के अंदर में है। और डीपीएसपी क्या है दोस्तों, स्टेट्स के ऊपर में पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए, स्टेट को ये पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए। तो उसके अंदर में भी ऑब्लिगेशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्लिगेशन देता है, स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम एंड प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है किसी का पैसा है वही खाली जस्टिस सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा है, ऐसा नहीं है जो सिर्फ पढ़ा लिखा वही जस्टिस सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा है, हर किसी के पास होनी चाहिए। इवन स्टेट को यह भी कहता है कि प्रोवाइड करना चाहिए, फ्री लीगल एड करना चाहिए, उसके लिए लेजिस्लेशन लाना चाहिए, स्कीम लेकर आनी चाहिए, जिससे लोगों को फ्री लीगल एड सर्विसेज मिल सके। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री में कैसे करें, तो उसके भी क्या ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल कर रहा है टेली लॉ, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आजादी का अमृत महोत्सव, आप सभी जानते हैं कि भारत जो हमारा प्यारा देश 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इसके अंदर कई सारे कार्यक्रम, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, जैसे हर घर तिरंगा। इवन अभी कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हम डीपी अपनी जो सोशल मीडिया पर डीपी है, जो उसको भी हम क्या करें, अपने तिरंगा लगा लें। तो सारी की सारी चीजें हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप इस चीज को याद रखिए। इसके उपलक्ष्य में अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। उसके अंदर में एक और प्रोग्राम ये हो रहा है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर में, जो न्यू दिल्ली के अंदर में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के अंदर में, वहां पर फेस्टिवल मनाया जाएगा। क्या नाम से, भारत रंग महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव, 22nd भारत रत्न महोत्सव।
रंग महोत्सव। इसके अंदर में किया क्या जाएगा, इसके अंदर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ट्रिब्यूट दी जाएगी। क्या दिया जाएगा, ट्रिब्यूट दिया जाएगा हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, अलग अलग ड्रामाज के थ्रू, अलग अलग एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये कब से, 16 जुलाई से लेके 14 अगस्त तक ये चीज चलेगी। प्लीज याद रखिएगा, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसके तहत में, कहां पर, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तहत में। प्लीज क्लियर याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला जो है INS सिंधु ध्वज। ये हमने वैसे, ये क्या हो रहा है, डी कमीशन हो गया। वैसे रशिया से लिया था, फिर उसके बाद में इसको हमने मॉडर्नाइज किया, इंडिजनाइज किया, सारी चीजें करी। तो INS सिंधु ध्वज, ये क्या आपके 35 साल की सर्विस के बाद में ये क्या है, इंडियन नेवी से रिटायर हो गया, डी कमीशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्लीज बस इसका नाम याद रखिए, सिंधु ध्वज क्या है, फ्लैग बियरर था इंडियनाइजेशन का, नेवी एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग आत्मनिर्भरता। ठीक है, क्योंकि रशियन से हमने बिल्ड किया था, फिर उसके बाद में सिंधु घोष जो सब कर्मस थी, उसके बाद में हमने क्या किया, धीरे धीरे हम सिंधु ध्वज की तरफ आगे बढ़ने लग गए थे, हम धीरे धीरे इंडियनाइजेशन कर रहे थे सारी चीजों के लिए। बस इतना ज्यादा याद न रखिए, बस सिंधु ध्वज याद रखिएगा। अभी क्या हुआ है, डिसकमीशन हो गया, बस इतना याद रखिए, और ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन। हाँ, अभी आपको पता होगा कि हमारी जो PV सिंधु जी हैं, उन्होंने इसको क्या है, जीता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभी रिसेंटली कौन से उसमें कौन से ओपोनेंट, ये वनडे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो PIB के अंदर में न्यूज था लास्ट ईयर, वैसे UPSC में भी स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा न्यूज में था, लेकिन मैं उम्मीद ये नहीं करता कि हमेशा ऐसा आएगा। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, तो हमेशा ज्यादा नहीं, लेकिन याद रखिएगा PV सिंधु ने फर्स्ट एवर सिंगापुर ओपन टाइटल को जीता है, पहली बार सिंगापुर टाइटल को जीता है। और इसके बाद में इतनी खुशी हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसको हराया, आपके चाइना के वैंग जी ही उनको फाइनल के अंदर में हराया। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अपोनेंट को हराया, जापानीज को हराया, चाइना को हराया, फ्रेंच को हराया। एक बार शायद आ गया था क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर में, तो याद रखिएगा सिंधु का ये 3rd टाइटल है 2022 के अंदर में। बस इतना याद रखिए, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि इस वीक के अंदर में ज्यादा इवेंट हुए नहीं थे, तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट थे वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए। तो आई होप आपने इस शॉर्ट सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, आज 11 बजे, आज शाम को 6 बजे से, यानी कि 1 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, मैं फिर बार बार इस चीज को दोहरा नहीं सकता कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। कि आप सोचिए कि आपको सारी चीजें 18,999 में मिल जाएंगी, जो आपकी तैयारी के लिए, UPSC की तैयारी के लिए क्या है, बेनिफिशियरी है और क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, नोट्स चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप इसको जरूर से जरूर क्या करिए, एनरोल करिए। कोड क्या यूज करना है आपको, PRT लाइव कोड यूज करना है। एक और चीज दोस्तों कि स्टडी IQ IAS के ऊपर में आपके लिए ऑप्शनल की भी क्लासेस, जैसे PSIR ऑप्शनल, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, एंड जियोग्राफिक ऑप्शनल, ये दोनों की दोनों चीजें क्या हो रही है, शुरू हो रही है इसकी क्लासेस भी अगस्त में। एक 14 अगस्त से और एक क्या है 16 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। एक 16 अगस्त से और एक 18 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो रही है। आप इसको ज्वाइन करिए, उसमें भी कोड क्या यूज कर सकते हैं, PRT लाइव। कब से कितने रुपए में, 12,499 रुपए में। तो आप इसके अंदर भी ज्वाइन करिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। PDF इसकी कहाँ मिलेगी, प्रशांत तिवारी PDF नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपकी सारी सहायता करने। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।